हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस यानी फार्मेसी का लॉ। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मेसी से रिलेटेड जो एक्ट्स बनाई है वो कौन कौन सी एक्ट्स है और उस एक्ट्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस एक्ट को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है और ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। अगर कोई पर्सन, कोई भी इंसान उस एक्ट को तोड़ता है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है तो उसके लिए क्या सज़ा है और क्या फ़ाइन है, इन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो एक्ट है वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और ये एक्ट बनाया गया था 1940 में। और इस एक्ट्स का जो रूल है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के जितने भी रूल है वो सारे 1945 में आए थे। ऑब्जेक्टिव चलिए जानते हैं, इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो बनाया गया इसका उद्देश्य क्या था। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव्स है इसका वो है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रोवाइड द सेंट्रल लेजिस्लेशन। ये सेंट्रल लेजिस्लेशन जो है उसने ये एक्ट को बनाया था 1940 में, विच रेगुलेट इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन द कंट्री। हमारा जो कंट्री है उसमें जो ड्रग्स का इम्पोर्ट है, मैन्युफैक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स है, किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक का, इन सारे चीज़ों पे ये क्या करती है, रेगुलेट करती है, इस पर ये निगरानी रखती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू इंश्योर that the drug available to the people are safe and efficacious and cosmetic market are safe for use। जो इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो ड्रग अवेलेबल है किसी पेशेंट के लिए, किसी पर्सन के लिए, वो सेफ है या नहीं, उसका जो इफिशियंसी है, ड्रग का पोटेंसी है वो है या नहीं। तो ये उस चीज़ पे क्या करती है, उसको निगरानी रखती है, रेगुलेट करती है। और कॉस्मेटिक जो मार्केट में यूज के लिए वो सेफ़ है या नहीं, इस चीज़ को भी ये रेगुलेट करती है। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेगुलेट द मैन्युफैक्चर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इनटू इंडिया सो डैट। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अभी कि ये क्या करती है, ड्रग के इंपोर्ट मैन्युफैक्चर पे क्या करती है, रेगुलेट करती है, उस पर निगरानी रखती है, सो डैट नो सब स्टैंडर्ड और स्पूरियस ड्रग्स गेट मैन्युफैक्चर एंड इम्पोर्ट। तो जब ये निगरानी रखती है तो जो सब स्टैंडर्ड ड्रग है वो क्या होगा, उसका बनना या फिर सेल्स होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना, इंपोर्ट होना वो नहीं हो पाएगा। या फिर जो स्पूरियस ड्रग है, जो झूठा ड्रग है, नाम तो उस ड्रग का कुछ है और उसका इंग्रेडिएंट, उसका काम कुछ और देगा वो लेने के बाद। तो इन चीज़ों का जो है सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। अब जानते हैं ऑफेंस एंड पेनाल्टी। अगर कोई पर्सन इस एक्ट को तोड़ता है तो उसके लिए क्या सजा है। तो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर फर्स्ट है एनी एडल्ट्रेट और स्पूरियस ड्रग और ड्रग नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। कोई सा भी स्पूरियस ड्रग हो, एडल्ट्रेट ड्रग हो, या फिर ऐसा ड्रग जिसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं हो, इम्प्रिजन अप टू 5 ईयर। अगर ऐसे केसेस में कोई पर्सन पकड़ा जाता है तो उसके लिए सज़ा होती है 5 साल की, एंड एक्सटेंडिंग अप टू लाइफ टाइम, और ये हमेशा के लिए उम्र कैद की भी सज़ा बन सकती है। और फाइन जो है उसका नॉट लेस देन 10,000 से कम फाइन नहीं किया जाता फर्स्ट, अगर आप कोई पर्सन पहली बार पकड़ा गया तो। और अगर वही सब्सिक्वेंट कॉन्विक्शन पे अगर कोई पर्सन दोबारा पकड़ा गया तो उसके लिए इम्प्रिजन है 10 साल की, और जो फाइन है वो 20,000 रुपये की है। इसी तरह जो नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट इसका, एनी एडल्ट्रेट बट नॉट कंटेनिंग टॉक्सिक। अगर कोई क्या हो, ड्रग सब्सटेंस एडल्ट्रेट हो लेकिन उसमें कोई टॉक्सिक कंटेंट नहीं हो, हार्मफुल सब्सटेंस नहीं हो, जो कि हेल्थ के लिए इंजूरियस हो, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं पाया जाए, तो उसके लिए जो सज़ा है वो फर्स्ट पहली दफ़ा पकड़े जाने पे 1 से 3 साल की सज़ा है और फाइन जो है वो 5,000 रुपये है। इसी तरह अगर वो दोबारा पकड़ा जाता है तो उसके लिए सज़ा जो है 2 से 4 साल की है और फाइन 10,000 रुपये है। अब इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट जो है उसका,
विदाउट लाइसेंसिंग, अगर कोई पर्सन ड्रग को सेल कर रहा है वो भी बिना लाइसेंस के, ठीक ना, तो उसके लिए जो सज़ा होगी इम्प्रिजन नॉट लेस देन अ ईयर, 1 साल से कम नहीं है विदाउट लाइसेंस वालों के लिए, और फाइन भी है। इसी तरह वही पर्सन अगर यही हरकत करते हुए दोबारा पकड़ा गया तो उसके लिए जो सज़ा है वो है नॉट लेस देन 2 ईयर, और जो फाइन है उसका वो है 10,000 रुपये। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पूरियस ड्रग बट नॉट मैन्युफैक्चर अंडर द नेम ऑफ द एनी ड्रग। अगर कोई ड्रग बन रहा है वो उसका ओरिजिनल नाम से नहीं बनाया जा रहा है, कोई इंडस्ट्री ऐसी लापरवाही कर रही है, ठीक ना, तो वैसे अगर वैसा इंसान पकड़ा जा रहा है तो उसके लिए जो सज़ा है वो 3 से 5 साल की, और फाइन नॉट लेस देन 5,000 रुपीज़। इसी तरह जो वो वही अगर दोबारा करते हुए यही हरकत पकड़ा गया तो उसका जो फाइन है वो 10,000 रुपये है, और सज़ा 6 से 10 साल की है। इसी तरह एनी अदर पे इम्प्रिजन फॉर 1 साल, कोई किसी और टाइप की लापरवाही या फिर एक्ट के विरुद्ध कोई ऐसा काम करने पे जो सज़ा है वो है नॉट एनी अदर के अंदर आ जाएगा। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, अगर कोई पर्सन इस एक्ट को तोड़ता है तो इम्प्रिजमेंट फ्रॉम 1 to 2 ईयर, और फाइन भी है इसके साथ। अगर वही दोबारा पकड़ा जा रहा है सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे तो उसके लिए जो सज़ा है वो 2 से 4 साल की है, और उसका जो फाइन है वो है 5,000, या फिर सज़ा और फाइन दोनों लगेगा। ये इस तरीके से है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो नॉट कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सेल्स इन स्पेसिफिक मैनर। जो सेल्स का रिकॉर्ड है वो स्पेसिफिक मैनर में क्या किया है, तैयार नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए जो सज़ा है वो है 3 ईयर्स की, और जो फाइन है वो है 1,000 रुपये या फिर बहुत। अगर वो दोबारा पकड़ा जा रहा है सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे तो उसके लिए भी सज़ा सेम ही है। इसी तरह जो यूजिंग द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड लिस्ट फ्रॉम डाइवर्जिंग एनी एडवर्टाइजिंग एनी ड्रग, ऐसा ड्रग जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, अगर वैसा ड्रग का कोई सा भी एडवर्टाइज किया जाता है तो उसके लिए फ़ाइन जो है वो है 500 रुपये, और जो सज़ा है सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे वो है 10 ईयर्स, और विद फाइन या फिर दोनों, ठीक ना। इसी तरह जो नेक्स्ट एक्ट है वो है फार्मेसी एक्ट, जो कि 1948 में आई थी। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो में जो है वो है टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ दोज पर्सन विलिंग टू एंटर द फार्मेसी प्रोफेशन। अगर कोई पर्सन फार्मेसी के प्रोफेशन से जुड़ता है तो उसका जो एजुकेशन है उसका थ्योरी क्या होना चाहिए, कौन कौन सी सब्जेक्ट होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिकल क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें फार्मेसी एक्ट के अंदर आती है। टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द पर्सन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन बाय रजिस्टरिंग them as registered pharmacist in every state and union territories, ठीक ना। तो सबसे पहले तो ये एजुकेशन पे रेगुलेट करेगी, कॉलेज का जो मेंटेनेंस है उस पर रेगुलेशन नज़र रखेगी ये फार्मेसी एक्ट, और उसके लिए जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो सारी चीज़ें देगी। और आफ्टर फार्मेसी कंप्लीट हो जाने के बाद, डिग्री कंप्लीट होने के बाद किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कितने टाइम पे रिन्यू होना चाहिए, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन का फीस क्या है, इन सारी चीज़ों पे ये फोकस करती है, रेगुलेट करती है इन सारी चीज़ों को। और ऑफेंस एंड पेनाल्टीज की बात करें तो फेल्सली क्लेम टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अगर कोई पर्सन बोलता है वो झूठ बोल रहा है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो वैसे पर्सन के लिए है, ठीक ना, फर्स्ट कॉन्विक्शन विथ फाइन एक्सीडिंग अप टू 500, पहली सज़ा पे तो उसे 500 का जो फाइन लगता है, और फाइन अप टू 1,000 एंड इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। अगर पहली दफ़ा वो पकड़ा गया तो उसे फ़ाइन है 500 रुपये, अगर वो दूसरी बार फिर से यही हरकत करते हुए पकड़ा गया तो उसका जो फ़ाइन है वो 1,000 रुपये, और उसका जो सज़ा है वो 6 महीने का है। इफ़ अ पर्सन इज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन अनदर स्टेट, अगर कोई पर्सन अगर दूसरे स्टेट से क्या है रजिस्ट्रेशन करा रखा है खुद का, एंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच ए क्लेम हैज़ फेल्ड एंड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन
ऑफ द स्टेट, अगर वो टाइम पे क्या किया, रजिस्ट्रेशन को करना भूल गया, उसे रिन्यू करना, ही शैल नॉट बी डिमिड एंड गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस, तो वो वैसे चीज़ के लिए उसे गिल्टी या फिर उसे कोई सज़ा नहीं होगी, उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जब दोषी नहीं ठहराया जाएगा तो फिर उसका सज़ा भी नहीं होगा। डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन इज पब्लिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 1000 और बोथ। अगर कोई पर्सन जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो दवा को क्या डिस्पेंस करते हुए पकड़ा गया तो उसका जो जेल है वो 6 महीने का होगा और उसके जो फाइन है 1000 रुपये या फिर दोनों लगेंगे। ये है। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट एक्ट है वो है मेडिसिनल एंड टॉयलेट एक्ट प्रिपरेशन एक्सेसिव ड्यूटीज एक्ट, जो कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट एक्ट आई थी 1955 में। इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो है टू प्रोवाइड द कलेक्शन ऑफ लीवी एंड ड्यूटीज ऑफ एक्सिस ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल, नारकोटिक ड्रग्स और नारकोटिक्स। मतलब कोई सा भी ऐसा ड्रग्स हो, एल्कोहल हो, जिसमें क्या हो, नारकोटिक सब्सटेंस मिक्स हो, ठीक ना, तो ये क्या करती है, उसको उसका कलेक्शन करती है और उसके ऊपर ड्यूटीज जो लगती है वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड, मेंटेनेंस, सारी चीज़ों को ये क्या करती है, रेगुलेट करती है, उस पर फोकस करती है, नज़र रखती है। टू प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द रूल्स एंड रेट ऑफ एक्सिस ड्यूटीज लिएबल ऑन सच प्रिपरेशन थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। ये कंट्री में जो भी नारकोटिक्स से रिलेटेड जैसे ओपियम हो गया, इन सारी चीज़ों को खेती पे ये क्या करेगी, रेगुलेट करती है, फोकस रखती है। ऑफेंस एंड पेनाल्टीज देखे इसका तो है, अगर फर्स्ट में है नॉन कम्प्लिकेंस विथ कंडीशन ऑफ द लाइसेंस एंड फेल्योर टू पे द ड्यूटी। इस कंडीशन में क्या होता है, सज़ा होती है 6 मंथ की और फाइन जो है वो 200 रुपये या फिर दोनों, फाइन और सज़ा दोनों लगती है। फेल्योर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन एक्ट्स और क्यूविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर कोई ड्यूटीज पे आता है इंफॉर्मेशन लेने तो उसे क्या क्या गलत इंफॉर्मेशन दे दिया था, तो उस कंडीशन में जो पर्सन गिल्टी पाया गया तो उसको सज़ा होती है 6 मंथ की और फाइन लगती है 200 रुपये या फिर बहुत। इसी तरह का क्या है, इसमें बहुत सारे फाइन्स हैं। फेल्योर जैसे 6 नंबर का है, फेल्योर ऑफ एक्सेसिव ऑफिसर ऑन ड्यूटी, अगर कोई ऑफिसर ड्यूटी पे क्या है अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, वो फेल्योर पाया गया, तो उस कंडीशन में जो उसकी सज़ा है तो वो 3 मंथ की हो जाती है और फाइन भी होता है साथ में। इसी तरह है नेक्स्ट इसका ऑफेंस एंड पेनाल्टी। ऑफेंस विथ रिस्पेक्ट टू वेयर हाउसिंग, एल्कोहल या फिर नारकोटिक सब्सटेंस का जो वेयर हाउस में जो मेंटेनेंस है, जो उसका गाइडलाइन दिया गया है, वो अगर पूरा नहीं किया जा रहा है तो उस कंडीशन में उसे जो उल्लंघन किया जा रहा है उस कानून का जो गाइडलाइन दिया है, तो उस कंडीशन में कुछ फाइन है, जैसे ओपनिंग एनी लॉक्स और डोर ऑफ द वेयर हाउस विदाउट प्रायर कंसेंटेंट। अगर वेयर हाउस का कोई सा भी लॉक खोला जाता है पहले कंसेंट करने से पहले, उसे जानकारी, ऑफिसर को जानकारी देने से पहले, तो ऐसे कंडीशन में जो इसका फाइन है वो 2000 रुपये एंड गुड्स लेवल टू कॉन्फिक्शन, ठीक ना। मेकिंग एनी अल्टरनेशन इन वेयर हाउस, वेयर हाउस में जो स्टोर किया गया जो भी प्रोडक्ट है उसमें कोई सा भी अल्टरनेशन, कोई सा भी मिलावट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो फाइन है वो 2000 रुपये और गुड्स लेवल टू कॉन्फिक्शन, ठीक ना। वेयर हाउस और रिमूविंग गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स, अगर वेयर हाउस में उसका जो सामान स्टोर किया गया जो भी गुड्स है, उस जो गाइडलाइन बनाया गया उसको अगर तोड़ा जाता है तो उसके लिए जो फाइन है इसका वो 2000 रुपये है और गुड्स लेवल टू कॉन्फिक्शन, ये सारे पेनाल्टीज है इसके। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट एक्ट है, इंडियन लेजिस्लेशन ने जो बनाई है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के लिए, वो है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो कि 1985 में आई थी, और इसके रूल्स चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस NDPS जो एक्ट है, नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स सब्सटेंस एक्ट, जो बनाई गई थी, इसका जो फर्स्ट उद्देश्य है वो है टू कंसोलिडेट and amended the
एक्साइटिंग लॉ रिलेटेड टू द नारकोटिक ड्रग। नारकोटिक ड्रग से रिलेटेड क्या करना है, बहुत सारे लॉ बनाना है, उस पर रेगुलेट करना है। टू मेक स्ट्रिक्ट प्रोविजन फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशन रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। जो भी नारकोटिक ड्रग है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, उसके लिए क्या करना है, उस पर कंट्रोल रखना है, उसके लिए रेगुलेशन के लिए लॉ बनाना इसका काम है, नए नए नियम बनाना ताकि उसका गलत यूज ना हो, ठीक है ना। टू considerably enhance the penalties particularly for trafficking offense। इसी तरह मतलब मेन उद्देश्य जो हो गया इस एक्ट का वो है कि नारकोटिक और साइकोट्रोपिक जो भी ड्रग्स है, ठीक है ना, उसको रेगुलेट करना, उस पर उसके क्वांटिटी को मेंटेन करना ताकि उसका कोई गलत यूज ना हो सके। इस एक्ट का मेन उद्देश्य यही था। और ऑफेंस एंड पेनाल्टी, अगर कोई पर्सन इस एक्ट को तोड़ता है तो उसके लिए बहुत सारे ऑफेंस एंड पेनाल्टीज है। जैसे फर्स्ट नंबर में कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन इन द एक्ट। अगर कोई पर्सन इस एक्ट को तोड़ता है और इसके जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करता है, जैसे ओपियम, पोपी, कोका, लिप्स, ये सारे क्या है, नार्को साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, नार्कोटिक सब्सटेंस है, ठीक ना। ऐसे सब्सटेंस को लेकर जो रूल्स बनाए गए हैं उसको तोड़ता है तो उसके लिए जो फाइन है वो है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 to 20 ईयर्स। अगर कोई पर्सन इस एक्ट को तोड़ते हुए पकड़ा गया तो उसका जो सज़ा है वो है 10 से 20 साल का, और जो फाइन है वो है 1 लाख का, वो भी फर्स्ट कन्विक्शन पे, पहली दफ़ा जो पकड़ा गया उस पर। अगर वही पर्सन यही हरकत करते हुए दूसरी बार पकड़ा जाता है, ठीक है, तो उसका जो सज़ा है वो है 15 से 30 साल का हो जाता है और उसका फाइन बढ़ के 2 लाख रुपए हो जाती है। इसी तरह है इलीगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ और एक्सटर्नल डीलिंग इन नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। कोई सा भी नारकोटिक ड्रग्स है या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, ठीक ना, उसका इलीगल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या फिर एक्सटर्नल डीलिंग जो हो रहा है बिना ये ऑफिसर्स के, जो इसकी कमेटी बनाई गई है उसको इन्फॉर्म किए बिना, ये सारी चीज़ें अगर हो रही है तो उस कंडीशन में जो सज़ा है वो है 10 से 20 साल का सज़ा है अगर फर्स्ट कन्विक्शन पे, और फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़। और जो इसका नेक्स्ट अगर वो पर्सन दोबारा पकड़ा गया सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे तो उसकी जो सज़ा है वो 15 से 30 साल की हो जाती है और उसका जो फाइन है वो 2 लाख रुपए हो जाती है, ठीक ना। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट है इम्बीजमेंट ऑफ ओपियम बाय द कल्टीवेशन। अगर ओपियम का कल्टीवेशन कर रहे हैं बिना इन्फॉर्म किए हुए गवर्नमेंट को तो ऐसे में इसका फिर से फाइन वही है 10 से 20 लाख रुपए फर्स्ट कन्विक्शन पे, और सेकेंड पे फाइन बढ़ जाती है 15 से 30 लाख रुपए और सज़ा हो जाती है, सॉरी सज़ा होती है 15 से 30 साल की और उसका फाइन बढ़ के हो जाता है 2 लाख रुपए। इसी तरह बहुत सारे हैं। अब जो नेक्स्ट एक्ट है वो है ड्रग एंड मैजिक रिमेडिक एक्ट एंड इट्स रूल। मतलब जो भ्रम फैलाया जा रहा है दवा को कि हाँ कोई सा भी बीमारी हो रहा है तो ये दवा मत खाओ, आप ये ताबीज़ बांध लो, आप ये धागा बांध लो, ठीक ना। कोई सा भी मतलब ड्रग को लेकर ऐसे कोई मैजिक रेमेडीज फैलाई जा रही है तो उसको रोकने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बनाई गई है वो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड इट्स रूल। तो जो इसका मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, वो है टू कंट्रोल सम ऑफ द ड्रग रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट विच कैन मिसहेल्ड टू द पब्लिक। मतलब ऐसा ड्रग जो पब्लिक को मिसहेल्ड करे तो उसका एडवर्टाइजमेंट करने से रोकना इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है टू प्रोफिट सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू मैजिक रेमेडीज। कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट, कोई ऐसा भी प्रचार हो जो कि मैजिक रेमेडीज को क्या बढ़ावा दे रहा है तो उसे रोकना है। विच मेक फॉल्स क्लेम आर एंड आर लाइकली मिसहेल्ड टू द पब्लिक। ये इसका मेन उद्देश्य है। इसकी जो पेनाल्टीज है वो है हु एवर कंट्रावेनस। अगर कोई पर्सन इस तरह के हरकत करते हुए पकड़ा गया, इस लॉ को तोड़ते हुए, इस एक्ट को तोड़ते हुए पकड़ा गया, अंडर सेल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। उसे 6 मंथ्स की क्या होती है, जेल हो जाती है और फाइन किया जाता है। अगर वही फर्स्ट कन्विक्शन पे, अगर वही सेकेंड कन्विक्शन पे पकड़ा जाता है तो उसकी सज़ा होती है 1 साल की और फाइन, दोनों बहुत है।
शेड्यूल जे के अंदर जो भी डिजीज आते हैं विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर, जैसे बहुत सारे डिजीज है जिसका क्योर करना इम्पॉसिबल है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गई, एड्स हो गई। अगर कोई पर्सन इस ड्रग, किसी स्पेसिफिक ड्रग का नाम लेके उसे प्रचार करता है कि हाँ ये ड्रग खाओ, इससे अनक्योरेबल डिजीज क्या होगी, क्योर होगी, तो वैसे कंडीशन में भी वो पर्सन क्या होगा, दोषी पाया जाएगा और उसका जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसे सज़ा मिलेगी और फाइन दोनों होगा। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट एक्ट है वो है द प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी ऑफ टू द एनिमल एक्ट 1960। ये जो एक्ट बनाया गया, जो एनिमल को लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए लिया जाता है उसके ऊपर निर्दयता से पेश ना आए, कठोरता से पेश ना आए। जो एनिमल्स के ऊपर ट्रायल्स होना है, ठीक ना, उसको रहने के लिए सही जगह होना चाहिए, उसका जो फूड है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए ताकि उसे फुल न्यूट्रिएंट्स मिल सके, और जो ट्रायल किए जा रहे हैं वो उस पर गलत तरीके से ना हो। इस चीज़ को रोकने के लिए ही ये क्रूलिटी टू एनिमल्स एक्ट बनाई गई थी 1960 में, ठीक ना, ताकि जानवर के ऊपर गलती से भी कठोरता से पेश ना आया जाए। अगर कोई पर्सन इस रूल्स को तोड़ता है तो उसके लिए जो सज़ा है वह है ट्रीटिंग एनिमल्स क्योरली, क्रूरता से एनिमल्स के साथ क्या करना, ट्रीट करना। तो उस कंडीशन में जो फाइन है उसका वो है 50 रुपीज़, ठीक ना, इन केस ऑफ रिपीटेड ऑफेंस विथ 3 ईयर्स। अगर कोई पर्सन पकड़ा जा रहा है दोबारा ऐसी हरकत करते हुए तो उसे 3 साल की सज़ा होगी और उसका जो फाइन है वो है 100 रुपये, या फिर फाइन और जेल दोनों होगा। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट ऑफेंस है वो है कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर मेड बाय और कमिटिंग ब्रीच ऑफ एनी कंडीशंस इम्पोज बाय द कमिटी। कोई सा भी ऐसा एक्ट बनाया जा रहा है तो उसके लिए जो फाइन है वो है 200 रुपये से है। इस तरह नेक्स्ट जो इसका ऑफेंस है वो है अगर कोई पर्सन इस एक्ट को तोड़ता है, ठीक ना, तो उसके लिए जो फाइन है शैल बी गिल्टी ऑफेंस एंड शैल पनिशेबल अकॉर्डिंगली, इसी जो ऊपर का फाइन है उसके अकॉर्डिंगली उसे पनिश किया जाएगा। जो नेक्स्ट एक्ट है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी कराया जा रहा है उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ टर्म एंड कंडीशन बनाए हैं। तो उसका जो उद्देश्य है, ये जो एक्ट बनाया गया है इसका उद्देश्य है कि जिस हॉस्पिटल में टर्मिनेट किया जा रहा है प्रेगनेंसी को, गर्भपात किया जा रहा है, उस हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, उसमें जो स्टाफ है, डॉक्टर, नर्स जो है वो उसके क्वालिफ़िकेशन को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है इस एक्ट का वो ये है कि एक फिक्स टाइम के पहले ही उसे टर्मिनेट कर लेना चाहिए प्रेगनेंसी, और आफ्टर कुछ जो लिमिटेड टाइम दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू उस टाइम के बाद अगर कोई पर्सन करता है, कोई डॉक्टर करता है इस तरीके से लापरवाही, तो उसके लिए भी कुछ सज़ा बनाई गई है। वो है बाय पर्सन हु इज नॉट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोई सा भी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है वो पर्सन अगर ऐसी हरकत करता है, ठीक ना, तो उसे इंडियन पेनल कोड बनाया गया उसके अंदर कुछ रूल्स है, अगर वो दोषी पाया गया तो उसका फाइन है 1000 रुपये, उससे फाइन देना पड़ेगा, और दोबारा से भी वो अगर दोषी पाया जा रहा है तो फिर उसका फाइन और सज़ा दोनों बहुत होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।